हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए पहली बार लेके हाजिर हूं 2023 हीरो ग्लैमर एक्सटेक 125 मॉडल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मॉडल ग्लैमर वही है लेकिन इसमें बात नहीं है। यहाँ पर अभी आपको ये E20 इंजन के साथ मिल रहा है और वीडियो के टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड भी शेयर करूंगा। सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्राइस, माइलेज, फीचर, स्पेसिफिकेशन और चलते वक्त ये बाइक मुझे जो एक्सपीरियंस कराएगी मैं आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप हीरो के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, चाहे स्कूटर हो चाहे बाइक हो, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए भाई लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी वॉक अराउंड देना चाहूंगा ताकि बता सकूं कि कंपनी ने यहाँ पर चेंजेस क्या क्या करी हुई है। एक बार मैं आप लोगों को की दिखा दूं, जैसे पहले मिला करती थी वही है कि मैं आप लोगों को वैसे कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहला चेंज आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अभी E20 कंपैटिबल इंजन। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्यूचर में फ्लेक्स फ्यूल मतलब 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल के साथ अगर फ्यूल जारी कर दिया तो भी इस बाइक में वो फ्यूल आप डाल के चला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ वही फ्यूल आप डाल के चला सकते हैं, नॉर्मल वाली से नहीं चला सकते। नहीं, नॉर्मल पेट्रोल डाल के भी अगर आप चला रहे हैं तो भी आप बाइक आराम से चला सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है फर्स्ट चेंज जो कि है E20 कंपैटिबल इंजन। सेकंड में अगर आप आते हैं तो ग्रैब हैंडल कंपनी ने चेंज कर दिया है। तीसरी अगर आप चेंज देखते हैं तो ये वाली जो पोर्शन है हल्की सी चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और चौथी चेंज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो टायर है वो आपको अभी चेंज मतलब लगी हुई दिखेगी, तो पहले नहीं आया करती थी। और चौथी चेंज ये है कि हल्की सी आपको यहाँ पर जो डिजाइन ऑफ दिस एग्जॉस्ट है थोड़ी सी आपको हल्की चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए इसकी जो आवाज़ है सबसे पहले मैं आप लोगों को वो सुना दूँ। तो भाई लोग यहाँ पर आप लोगों ने आवाज़ सुन लिया। मुझे वैसे आवाज़ में बहुत ज़्यादा कोई चेंज समझ में नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में आई है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और चलिए बारी बारी से देख लेते हैं कि आप लोग को एक्चुअल में यहाँ पर बाइक में कंपनी प्रोवाइड क्या करा रही है। बहुत ज़्यादा धूप है, शायद समझ में ना आए, लेकिन जैसे आप यहाँ पर की ऑन करते हैं पूरी तरीके से जो LED हेडलैम्प का सेटअप है उसमें जो DRL है वो आपको यहाँ पर जलती हुई दिखती है। सामने में अगर आप देखते हैं तो 80/100 सेक्शन की टायर आपको देखने को मिलती है विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। इसमें कोई चेंज नहीं है। दो आपको यहाँ पर जो इसकी वेरिएंट है वो देखने को मिल जाएगी, ड्रम और डिस्क। ड्रम 130 mm की ड्रम ब्रेक और अगर आप डिस्क पे जाते हैं तो 240 mm की डिस्क ब्रेक आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को 30 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है वो देखने में मिली और कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीबन 120 mm तक का ट्रैवल भी आप लोगों को बिल्कुल दे सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंस कैसी है, चाहे ब्रेकिंग हो चाहे सस्पेंशन हो, आगे हम लोग बिल्कुल राइड के दौरान बात करने वाले हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके इंजन के बारे में बताऊं तो 124.7 cc एयर कूल्ड फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलती है। 10.7 bhp की मैक्स पावर और 10.4 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको पहले मिला करती थी, अभी मिल रही है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि E20 कंपैटिबल इंजन आपको यहाँ पर देखने में अभी मिल जाती है, मतलब फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल है। और 5 स्पीड गियर बॉक्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किक स्टार्ट है कंपनी ने अभी भी इसको नहीं हटाई है। रेयर सेक्शन में चलते हैं और बात करते हैं अबाउट द टायर। मैंने आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो ऑलरेडी सुना दी है। 100/80 सेक्शन की टायर जैसे पहले मिला करती थी वही अभी भी मिल रही है 18 इंचेस एलॉय व्हील के साथ। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। 130 mm की ड्रम ब्रेक ही आप लोगों को देखने को मिल जाती है, चाहे वो डिस्क हो चाहे वो ड्रम एडिशन हो। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो मतलब ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है वो भी आपको देखने में मिल रही है। कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 81 mm तक की ट्रैवल आपको दे सकते हैं। तो सस्पेंशन की जो मतलब काम है कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है राइड करने में, बिल्कुल हम लोग आगे इसको टेस्ट करने वाले हैं। और वही अगर मैं सीट के बारे में बताऊं तो कंफर्टेबल कितनी है आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ 790 mm की सीट हाइट है, 798 mm की ग्रैब हैंडल भी यहाँ पर काफ़ी सही दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखते हैं तो 180 mm की यहाँ पर आप लोग की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ ही टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो 10 लीटर का टैंक भी आप लोग को यहाँ पर मिलता है और करीबन 60 से 65 किलोमीटर तक की माइलेज भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप BS6 मॉडल के ऑलरेडी ओनर रह चुके हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है अबाउट द माइलेज आप बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं अगर आप इसकी वेट देखते हैं तो क्योंकि ये ड्रम वाली एडिशन है तो 122 किलोग्राम इसकी वेट है और डिस्क एडिशन की वेट रहती है 123 किलोग्राम। तो बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगी ड्रम और डिस्क के वर्जन में। और अगर आप इसके हैंडल बार देखते हैं तो वही नॉर्मल CS में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। ये पास लाइट की स्विच और यहाँ पर ये हाई बीम लो बीम का स्विच, ये टर्न इंडिकेटर्स का स्विच और नीचे हॉर्न आती है। बाकी मैं कह सकता हूँ हॉर्न डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड में नहीं कहूँगा। राइट साइड में अगर आप आते हैं तो i3s की आपको स्विच देखने को मिल जाती है। बाकी क्या है ये टेक्नोलॉजी आगे हम लोग बिल्कुल राइड के दौरान देखने वाले हैं इसको। और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो ऑन करके सुना दिया। एक बार मैं आप लोग इसकी जो मीटर कंसोल उसके बारे में बता दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, i3s और इंजन मैल फंक्शन लाइट आपको जलती हुई दिखती है। पूरी तरीके से डिजिटल कंसोल आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्पीड ऑटो को आपको
सब कुछ देखने को मिलता है। मोटर सेट का तो बटन है, अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये ट्रिप 1 ट्रिप 2 देन यहाँ पर ये जो पेयरिंग दिखा रही है ब्लूटूथ में, ये सबसे बढ़िया चीज़ है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन वगैरह ब्लूटूथ के सहारे आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गियर पोजीशन सेंसर, टाइम, स्पीड, ऑटो टैको, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इस बाइक की जो शॉर्ट वॉक अराउंड थी वो बता दिया, और चलिए अब इसकी राइड पर चलते हैं। देन हम लोग बात करेंगे कंक्लूजन में कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा सही हो सकता है। और चलिए फ्रेंड्स अब राइड रिव्यू करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट गियर, और ये जैसे मैं हर वीडियो में करके बताता हूँ, ओह माय गॉड, सेकेंड गियर। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, 10.6 न्यूटन मीटर की जो टॉर्क है ना वो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ रही है। तो आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा वेट के साथ अगर आप बाइक उठा रहे हैं, या फिर मतलब आप थोड़ा लॉन्ग जाना चाह रहे हैं, थोड़ा कुछ कैरी करके आप उठाना चाह रहे हैं ना बाइक को, आराम से आप मतलब इसको उठा सकते हैं। इनिशियल एक्सेलरेशन टॉर्क जो आपको मिल रही है वो काफ़ी गजब का बिल्कुल देखने में मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ मैंने आप यहाँ पर नोटिस किया होगा आप लोगों ने भी कि ये जो गियर पोजिशन सेंसर है ना वो थोड़ा सा लेट काम करते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक काम कर रही है। तो ये था इनिशियल इंप्रेशन। और अब अगर मैं आप लोगों को सीट के बारे में बताऊँ तो भले 798 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिल रही है, लेकिन जब आप बैठ रहे हैं ना तो आपको उतना ज़्यादा ऊंचा समझ में नहीं आ रही है। और सीट जब आप बैठ रहे हैं थोड़ा दब भी रही है, थोड़ा सॉफ्ट भी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है क्योंकि लॉन्ग राइड्स में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सीट आपको हेल्प नहीं करती है, लेकिन उतना सॉफ्ट है कि आपको कंफर्टेबल महसूस कराए। और साथ ही चाहे पिलियन हो चाहे राइडर हो, दोनों के लिए जो बैठने के लिए स्पेस है वो आपको काफ़ी बड़ी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और साथ ही पिलियन को पकड़ के पीछे बैठने के लिए ग्रैब हैंडल पहले भी था, लेकिन अभी उसको और ज़्यादा स्टाइलिश बना दिया गया है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसकी मतलब हैंडल बार का पोजीशन देखते हैं तो ये काफ़ी ऊंचा है, और अगर आप पैर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सामने की तरफ है, तो आप कह सकते हैं कि एक कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। तो ओवरऑल राइड, चाहे वो पिलियन हो चाहे वो राइडर हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बिल्कुल यहाँ पर फील होने वाला है, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और अब अगर मैं आप लोगों को स्पेसिफिक थोड़ी सी इंजन के बारे में बताऊँ तो क्लच एक्शन हल्की है फ्रेंड्स, मतलब मैं मिड साइड नहीं कहूँगा, हल्की ही है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर गियर पोजिशन और अगर आप यहाँ पर गियर शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हल्का सा एफर्ट लगा रहे हैं, चाहे वो डाउन शिफ्ट हो चाहे वो अप शिफ्ट हो, वो आराम से हो रही है। क्लिक्स आपको साउंड मिल रहा है। और मैंने इस बाइक को भी करीबन 8-9 किलोमीटर चला लिया, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई मतलब फॉल्स न्यूट्रल वगैरह या गियर स्लिप वगैरह की मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम अभी तक समझ में नहीं आई है। और अब अगर इंजन के बारे में इतना बात हो रहा है तो चलिए, जैसे मैं हर वीडियो में करके बताता हूँ, एक्सेलरेशन टेस्ट मैं आप लोगों को इसकी करके बता दूँ। फर्स्ट गियर पर मैंने ऑलरेडी बाइक को रख दिया है। ये आप लोगों ने 0 to 60 देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। लेट्स सी कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है। और ये आप लोगों ने देख लिया है, ये काफ़ी क्विकली अचीव कर लेती है, ठीक है। 0 to 60, 0 to 90 तक भी बहुत ज़्यादा क्विकली अचीव करते हैं, लेकिन 100 तक जाने में थोड़ा टाइम लेती है। बाकी यहाँ पर 2-3 चीज़ ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों को अपना बताऊँ। वाइब्रेशन ना 90 के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बट वो भी मैंने ग्लव्स वगैरह पहनी हुई तो बहुत ज़्यादा मुझे बॉदर नहीं कर रही है। अगर मैं लॉन्ग राइड्स पर जाना चाह रहा हूँ विद दिस कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन, विद दिस बाइक, विद दिस वाइब्रेशन, तो बिल्कुल जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पर मतलब कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड यहाँ पर कितनी हो सकती है, तो मैं बता दूँ आप लोग 60 से 70 के बीच में चलाइए। माइलेज भी करीबन 60 मतलब 55 तक के देखने को मिल जाएगी, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो माइलेज घटेगी। तो 60 से 70 के बीच में आप रख सकते हैं। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसी है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी 100 तक, या फिर अगर आप 107 या फिर 110 तक भी जा रहे हैं, टॉप स्पीड अगर आप अचीव कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को स्टेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम ऐसे फील नहीं होगी। अब कंपनी पहले कहा करती थी कि कंपनी इसमें ऑटो सेल डालती है, तो देखिए अभी मैंने इसको 3rd गियर पर रख दिया है। ऑटो सेल में क्या होता है, आप कोई से भी गियर पर हैं, आप हल्के से मतलब आप क्लच और थ्रॉटल को रिलीज़ कर दे, देखिए बाइक अपने आप हल्का हल्का स्पीड लेके आगे बढ़ती रहेगी। और ये 5th गियर पर अभी बाइक को मैंने शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए अगर मैं इसको 4th गियर पर मैंने शिफ्ट किया हुआ, अब इसको 5th गियर पर अगर शिफ्ट कर दें, ये देखिए 5th गियर पर भी शिफ्ट करने के बाद भी आप देख सकते हैं मैंने क्लच गियर दोनों छोड़ दिया है। पहले 3rd गियर में 14 तक ले रही थी, अभी देखिए 22 तक की स्पीड ले रही है, आगे बढ़ रही है। तो ये कब काम आता है ना, जब आप हाई ट्रैफिक वगैरह जब आप मतलब एरिया में होते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा काम होता है। कोई से भी गियर है, कोई से भी मतलब आप कोई से भी आप गियर पर हल्का सा क्लच थोड़ा रिलीज कर दिया, गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती रहती है और बहुत ज़्यादा आपको माइलेज जो है वो सेव करती है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और है जो कि इसकी साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर, ये भी देखिए साइड स्टैंड जैसे मैं गिरा रहा हूँ, ये देखिए बाइक जो बंद हो गई है, साइड स्टैंड का जो इंडिकेशन है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। अभी देखिए बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है,
मैंने हटा दिया बाइक, आपको आवाज़ आई होगी मतलब स्टैंड, और अब देखिए बाइक जो है दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। एक और चीज़ भाई लोग जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है I3S सिस्टम के बारे में। अब देखिए I3S के सिस्टम यहाँ पर स्विच मैंने ऑन कर रखी है। अभी उसमें होता क्या है, मान के चलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और मैंने यहाँ पर गाड़ी को अपनी खड़ी कर दी है इंजन को ऑफ किए बिना। तो अभी देखिए यहाँ पर I3S देखिए, इसकी जो लाइट है वो ऑलरेडी जल रही है, मतलब I3S अभी एक्टिवेटेड है। अभी देखिए, ये देखिए, और ये देखिए अभी ब्लिंक कर रही है, मतलब ये कहने की कोशिश कर रही है कि अपने आप इसको शट डाउन कर दिया है मतलब इंजन को। और ये स्टार्ट कैसे होगी, ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लच पकड़ रहा हूँ ये देखिए गाड़ी जो है वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही कारगर एक टेक्नोलॉजी है जो हीरो अपनी बाइकों में यूज़ करती है ताकि यहाँ पर जो माइलेज है उसको सेव किया जा सके। और अब भाई लोग थोड़ी सी इसकी जो ब्रेकिंग टेस्ट है वो भी हो जानी चाहिए। बाकी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मतलब जब आप रियर ब्रेक इस्तेमाल कर रहे होते हैं फ्रंट ब्रेक भी यहाँ पर इस्तेमाल होती है। चलिए सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे, देन रियर ब्रेक को, देन दोनों को बारी बारी से यहाँ पर इस्तेमाल करके देखेंगे। सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को यहाँ पर ट्राई करते हैं एट द स्पीड ऑफ 50 एंड ब्रेक अप्लाइड। यहाँ पर स्पीड ज़्यादा ही हो चुकी है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये अभी जो मैंने यहाँ पर जो वेरिएंट लाई हुई है ये 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल रही है। बाकी अभी ड्रम डिस्क वेरिएंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने ड्रम ही यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो रिस्पॉन्स है यहाँ से भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है, मतलब 50 से 0 पर आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और कह दूँ, अगर 240 mm की आप डिस्क ब्रेक देख रहे हैं ना, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं और अच्छी देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि फ्रंट जो सेक्शन है, अगर आप एटलीस्ट डिस्क ब्रेक यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी गजब की देखने को मिलती है। बाइक फीडबैक उसकी काफ़ी बेहतरीन मिलती है। हाँ, उसके मुकाबले ये जो 130 mm का ड्रम ब्रेक है ये आप लोग को उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं देगी। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी इस्तेमाल करके देखते हैं। 130 mm की ड्रम ब्रेक है, 52 पे मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया है। हाँ, ये बात है कि ये फिसली नहीं है, बाकी रेत वगैरह अभी भी है यहाँ पर गिरी हुई, लेकिन ये फिसली नहीं है, ये बात बहुत सही है। लेकिन हाँ, ये बात भी मानना होगा कि ये प्रोग्रेसिव है। ये जैसे मैं हर आपको वीडियो में मतलब बताता हूँ कि मतलब रियर ब्रेक प्रोग्रेसिव ही होती है ताकि आप अपनी स्पीड को कट डाउन कर सकें। और आपको करना क्या है, आपको पहले रियर ब्रेक इस्तेमाल करना है, स्पीड कट डाउन, देन फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल करना है ताकि पूरी तरीके से बाइक को रोक सके। और इन बिटवीन ऑफ दिस ब्रेक टेस्ट एक बार इसकी जो टर्निंग रेडियस टेस्ट है या फिर जो कॉर्नरिंग टेस्ट है आपने देखा है, मैंने आपको अभी करके बताया है, तो आपको डर नहीं लग रहा है। बाकी हाँ, बहुत ज़्यादा स्पीड पे मैं आप लोगों को कॉर्नरिंग करने में रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन छोटी मोटी स्पीड पे अगर आप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको डर फील नहीं होगा और काफ़ी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अब देखिए मतलब आपको ब्रेक एफिशिएंसी मैक्सिमम कैसे मिल सकती है। पहले रियर ब्रेक अप्लाई कीजिए, देन फ्रंट ब्रेक। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। सेम एट द स्पीड ऑफ 50 और 50 से ज़्यादा ही हो चुकी है। हाँ, तो यही मैं कह रहा था भाई लोग कि ब्रेक एफिशिएंसी अगर आपको मैक्सिमम चाहिए ना, सबसे बेहतरीन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए ब्रेक में से, पहले आप रियर ब्रेक अप्लाई कीजिए, थोड़ी सी स्पीड कट डाउन होगी, देन फ्रंट ब्रेक अप्लाई कीजिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद, तो आपको बेस्ट रिजल्ट बिल्कुल देखने को मिलेगा। लेकिन रेत पे जब अगर आप ये ब्रेकिंग वगैरह कर रहे हैं तो हल्की सी फिसल भी सकती है। बाकी अभी तो नहीं फिसलती, लेकिन रेत में शायद ये फिसल भी सकती है। और भाई लोग अब अगर मैं आप लोगों को इसकी हैंडलिंग या फिर आप कह सकते हैं सस्पेंशन के बारे में बताऊँ, सबसे पहले ये देखिए 122 किलोग्राम की वेट है, लेकिन जब आप बाइक को ऐसा कर रहे हैं ना तो वो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, आराम से आप कर पा रहे हैं। वेट आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा फील नहीं हो रही, ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बेहतरीन बात है। और एक बात इससे भी अच्छा क्या जानते हैं, जब मैंने आपको अभी बताया था एक्सेलरेशन टेस्ट के टाइम पे 100 तक भी जब आप जा रहे हैं ना तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी में कोई इशू फील नहीं हो रही है। तो स्टेबिलिटी में भी कोई इशू नहीं है एट द वेरी सेम टाइम, ठीक है। जब आप यहाँ पर चला रहे हैं बाइक को तो आपको मोड़ने में भी हल्का फील हो रहा है। मैंने आपको अभी कॉर्नरिंग करके बताया था, तो आप अगर आप सिटी राइड्स वगैरह कर रहे हैं, आपको यू टर्न्स वगैरह लेने होते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ फील नहीं होगी वेट की वजह से। तो हैंडलिंग में ये बिल्कुल ऐड हो जाती है। और साथ ही मैं बताऊं तो यहाँ पर देखिए जो रियर व्यू मिरर है, आप लोगों को काफ़ी अच्छी रियर व्यू मिरर निकाल कर मतलब रियर व्यू काफ़ी अच्छी निकाल कर देती है। यहाँ पर थोड़ा सा आप नज़र नीचे कीजिए, स्पीडो ओडो टैको सब कुछ आपको दिखता है। अगर आप नए नए रास्ते एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो आप लोग को यहाँ पर ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, हीरो राइडर गाइड ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप यहाँ पर इसको जोड़ के अगर आपको टर्न बटन नेविगेशन इस्तेमाल करना है वो भी आप कर लीजिए। तो ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मतलब आपका साथ देगी। और एक बेहतरीन बात क्या जानते हैं, ये देखिए काफ़ी टक इन करके आप बैठ रहे हैं ना तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होती है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। और एक बात है ना कि आप बाइक के थोड़ी सी अंदर बैठे हैं तो इसका जो हैंडलिंग है वो आपको थोड़ी सी और मतलब बेहतरीन बना देती है। और भाई लोग अब यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए 2023 में कितना ज़्यादा सही हो सकता है। सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं कि प्राइस कितना है। अगर आप वेस्ट बंगाल कृष्णनगर में देख रहे हैं जीपी ऑटो सेंटर के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ड्रम वेरियंट ये जो है ये आप लोगों को करीबन कॉस्ट करेगी अराउंड 1,03,000 से 1,04,000 और डिस्क एडिशन कॉस्ट करेगी अराउंड 1,07,000 से 1,08,000 तक। बाकी एक्जैक्ट
प्राइसेस आप लोगों को भी दिख गई होगी। और करीबन इसी प्राइस रेंज में आप लोग को 2 बाइक और दिख जाएगी, जो कि है SP, जो 1,05,000 से 1,06,000 तक में वो भी आ जाती है। और अगर आप रेडर देखते हैं, हाँ वो थोड़ी सी महंगी बनती है, उसकी जो स्टैंडर्ड एडिशन आती है वो 1,15,000 और जो उसकी टॉप मॉडल आती है ब्लूटूथ वाली वो आप लोग को 1,25,000 तक में देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं SP और इसका जो प्राइस रेंज है ना, SP आप लोगों को करीबन 1,000 रुपये कम में मिलेगी। लेकिन अगर आप SP से कंपेयर करते हैं ना, वहाँ पर क्या है, इंजन की परफॉर्मेंस वहाँ पर भी काफ़ी दमदार है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वेट उसकी बहुत कम है। लेकिन ये जो वेट है, वेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई लोग, क्योंकि अगर आप यहाँ पर हाईवे पर राइड कर रहे हैं ना, थोड़ा सा वेट अगर होता है ना तो वो ज़्यादा स्टेबल आपको फील कराती है। बाकी SP भी बहुत बेहतरीन बाइक है, लेकिन हाँ उसमें आपको ब्लूटूथ देखने को नहीं मिलती है, जो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप नए नए रास्ते एक्सप्लोर करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत यहाँ पर हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर आप रेडर से कंपेयर करते हैं तो रेडर क्या है ना, वो बिल्कुल ही आप लोगों को एक स्पोर्टी एक फील दिलाती है, क्योंकि वहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन वगैरह दी गई है। सीट हाइट वगैरह से अगर आप देखते हैं तो वो एक स्पोर्टी फील दिलाती है। उस हिसाब से अगर आप देखते हैं, स्पोर्टी नेचर अगर आपको 125 सीसी में चाहिए थी और बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए 125 सीसी में, तो आप बिल्कुल रेडर ले सकते हैं, बहुत बढ़िया बाइक है। लेकिन अगर आप 1,15,000 तक में जा रहे हैं तो उससे स्टैंडर्ड मिलती है, 1,25,000 तक आपको जाना होगा तब आपको ब्लूटूथ मिलेगी। लेकिन वही अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपको अच्छा एक्सेलरेशन भी देखने को मिल रहा है, कंफर्ट भी बढ़िया है, चलाने में भी मजा आ रहा है, लेकिन 1,07,000 रुपये तक, 1,08,000 रुपये तक में आप लोगों को यहाँ पर जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जा रही है। तो समझ सकते हैं फ्रेंड, मतलब 10 से 15,000 रुपया यहाँ पर आप लोग कम पे कर रहे हैं व्हेन कंपेयर टू रेडर। बाकी मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्टी 125 सीसी की बाइक चाहिए थी, आप बिल्कुल रेडर के साथ जा सकते हैं, 1,25,000 अगर आपकी बजट है। लेकिन अगर आपकी बजट अराउंड 1 लाख मतलब 5 से 1,10,000 रुपये तक में है और आपको ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल चाहिए था, अच्छी आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए, आप लोगों को करीबन 65 किलोमीटर तक की माइलेज चाहिए, और आपको यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस पर भी खर्चा नहीं करना था, ठीक है। और आपको थोड़ा ऐसा भी चाहिए कि बैठ के भी मजा है चलाने में, लॉन्ग राइड्स पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको थकान महसूस ना हो, सिटिंग पोजीशन भी अच्छी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये 2023 हीरो ग्लैमर XTEC 125 E20 वाली ये वाली जो मॉडल है आप लोग के लिए बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। बाकी फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं भाई लोग एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।